हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। ये आपके चैप्टर नंबर 6 इनपुट इन जावा का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्ज़ाम में। आईसीएसई के एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है। इस बार भी सेक्शन ए में आ रखा है इससे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो 1 से 2 मार्क तक में 1 से 2 मार्क्स के बीच में इसका क्वेश्चन बन जाता है। कभी 1 मार्क्स में आ सकता है, कभी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक हम इस पूरे जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर लेंगे और उसके साथ साथ में आपको जो पुराने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं और जो इस बार स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन आ रखा है इससे रिलेटेड एरर से, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर की बात करूं तो 3 तरीके के एरर होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एरर हैं। पहला एरर है सिंटैक्स एरर। पहला एरर है सिंटैक्स एरर। दूसरा है रन टाइम एरर और जो आखिरी वाला है वो है लॉजिकल एरर। ठीक है, पहला है सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम एरर, तीसरा है लॉजिकल एरर। अब इन पे आने से पहले ये पता होना चाहिए एरर क्या होता है। तो एरर की बात करें अगर, तो एरर ऐसी मिस्टेक हो जाती है हमारे प्रोग्राम में जिसके कारण जो प्रोग्राम की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रुक जाए। ठीक है, प्रोग्राम अटक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाती है। ठीक है, तो एरर को हमें फिर क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो जब कोई एरर आता है तो वो एरर हमारे इन 3 कैटेगरी में से किसी एक का हो सकता है। या तो वो सिंटैक्स एरर होगा, या रन टाइम एरर होगा, या फिर वो लॉजिकल एरर हो सकता है। ठीक है ना, आपके सिलेबस के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूँ एरर की, देखो ये एरर को हम बग्स भी बोल देते हैं। जो एरर हैं इनको हम बग्स भी बोलते हैं। ये बग्स कहाँ से आया? देखो ये 1947 के आसपास की बात है। तब एक कंप्यूटर होता था मार्क 2। ठीक है, ये लगभग कमरे के साइज़ का था, कमरे से बड़ा था इसका साइज़, बहुत बड़ा था। पता है ना, पुराने कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसी तरीके का था ये। तो उसमें हुआ ये था, एक बार ये काम नहीं कर रहा था। इस कंप्यूटर ने एक बार काम नहीं करा, भाई बंद हो गया किसी कारण से। तो जब पता करा कारण क्या था, तो इसमें एक कंपोनेंट होता है, रिले बोलते हैं उसे। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है रिले नाम का, RELAY रिले। उसमें एक मक्खी, जो मॉथ बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, MOTH सुना होगा नाम, MOTH मॉथ। ठीक है ना, जिसकी मॉथ बॉल्स भी आती हैं इसको भगाने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी मोटी मोटी सी मक्खी होती है मॉथ। तो वो फंसी हुई थी। जो मॉथ है ये इस कंप्यूटर के रिले नाम के कंपोनेंट में फंसी हुई थी, जिसके कारण ये रुक रखा था, ये काम करना बंद कर दिया था इसने। और ये मॉथ जो होती है ये किस कैटेगरी में आती है? इनको हम बोलते हैं बग। ठीक है ना, बग क्या होता है? छोटे कीड़े मकोड़ों को बग बोलते हैं ना। तो ये मॉथ भी जो बटरफ्लाई है ये किस में आती है? ये बग की कैटेगरी में आती है। तो जो जिन्होंने ये बना रखा था मार्क 2 कंप्यूटर, जो इसका रिकॉर्ड रखते थे लॉग में, लॉग बुक में लिखते थे कि भाई इसमें ऐसा काम करा, इस दिन इसने ये करा, इसमें ये एरर आया। तो उन्होंने क्या करा, इस मॉथ को वहाँ पर चिपका के लिख दिया कि पहला बग है जो हमें मिला, फर्स्ट बग एवर फाउंड। तो तब से ये टर्म यूज़ होने लग गई कि भाई हम एरर को बग भी बोल देते हैं। ठीक है, और एरर को जो हटाने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डीबगिंग, BUGGING। डीबगिंग मतलब एरर को हटाना, डीबगिंग। डी एररिंग ऐसा कुछ नहीं सुनाई देगा, डीबगिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एरर बग दोनों वर्ड हैं, इनको हम एक दूसरे को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। कभी इसकी जगह इसको यूज़ कर लिया, कभी इसकी जगह इसको यूज़ कर लिया। लेकिन बग हटाने का जो प्रोसेस होता है या एरर को हटाने का होता है उसे हम डीबगिंग बोलते हैं। ये एक ही वर्ड है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एरर होता क्या है और इसको बग क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि भाई जो ये 3 टाइप के एरर हैं ये क्या होते हैं। अब एक बात याद रखना, जो सिंटैक्स एरर है इसको कभी कभी ना हम कंपाइल टाइम एरर भी बोल देते हैं। जैसे ये रन टाइम एरर है तो इसको कभी कभी आपको कंपाइल टाइम एरर भी लिखा हुआ रहेगा, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हैं तो वहाँ पर तुम्हें मान लो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल गया कि आंसर इसका है सिंटैक्स एरर, और वहाँ पर सिंटैक्स एरर नहीं लिखा है, कंपाइल टाइम एरर लिखा है अगर, तो उसमें टिक मारोगे। इसलिए बता रहा हूँ मैं, मतलब इसकी जगह इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर नॉर्मली तुम्हें वैसे सिंटैक्स एरर दिया रहेगा तो इसी पे टिक करना, पर इसको हम कंपाइल टाइम एरर भी बोल देते हैं, बात याद रखना। तुम्हारे सिलेबस में इसको कंपाइल टाइम एरर भी कई जगह पर बोला गया है। ठीक है ना, बुक में भी लिखा हुआ है कि हम इसको कंपाइल टाइम एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंटैक्स एरर होता क्या है। देखो सिंटैक्स, पहले सिंटैक्स समझ लेते क्या होता है। तो जैसे अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो
जो लिखने का तरीका होता है ना, या जो कि किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। अगर हम जावा की बात करें, जावा लैंग्वेज की बात करें कि भाई हर चीज़ को लिखने का तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, आई एम अ गुड बॉय। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सेम ही लिख रहा हूँ मैं, आई एम अ गुड बॉय। तो बताना दोनों ठीक है भाई? यहाँ पे मैंने आई एम अ गुड बॉय लिखा, यहाँ पे मैंने आई एम अ गुड बॉय लिखा, दोनों ठीक है या किसी में गड़बड़ी कर रखी मैंने? देखो यहाँ पर पहली बात तो मैंने आई को छोटा लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में आई को हम कैपिटल लिखते हैं, ये तो है पहली चीज़। दूसरा मैंने यहाँ पर बॉय को कैपिटल कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं। तो मतलब भले ही इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, लेकिन ये वाला तरीका गलत है, क्योंकि इसमें हमने रूल फॉलो नहीं करे जो इंग्लिश के रूल होते हैं। उसी तरीके से अगर आप जावा के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हो तो हमें जो एरर दिखेगा, जो मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर। अरे बात समझ में? अब एग्जांपल से समझते। देखो जैसे मैंने कोई फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया मैंने, इंट ए इक्वल टू 5 लिख दिया, हो गया, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो क्या है? ठीक है, इंट ए इक्वल टू 5, तो 5 किस में आ जाएगा? ए में आ जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको चलाऊँगा तो एक एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। तो जो सिंटैक्स में हमने गड़बड़ी कर दी, उसके कारण जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। भाई जावा में क्या होता है, हर स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन लगता है। जैसे यहाँ पर एक सेमी कॉलन आना था, मैं इसको भूल गया, अब भूल गया तो वो एरर देगा जब मैं इसको कंपाइल करूँगा। तो इसलिए एरर सेमी कॉलन के कारण आया, तो वो जो एरर इसके कारण आया उसको हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने सिंटैक्स में गलती कर दी है। अरे बात समझ में? यहाँ पर ऐसे होगा, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। तो जैसे मिसिंग सेमी कॉलन, ये क्या है? ये भी एक हमारा सिंटैक्स एरर है। तो पहले तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग सेमी कॉलन, ये भी एक हमारा सिंटैक्स एरर होता है। अगला देखते हैं, दूसरा मिसिंग ब्रैकेट्स। मिसिंग ब्रैकेट बोलो या अनमैच्ड ब्रैकेट बोलो, तो दोनों ठीक है ना। मिसिंग ब्रैकेट मतलब जैसे मैंने ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई एक टेस्ट नाम की क्लास है, फिर क्या करते हैं हम, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर मैंने अंदर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हुआ स्ट्रिंग आर्ग्स लिख दिया, ये हुआ, ये ओपन किया, इसके अंदर जो भी कोड था लिखा, ये बंद किया, हो गया। क्या ठीक है? ये देखो मैंने यहाँ पर ये तो था इसका ब्रैकेट, वो यहाँ कर दिया क्लोज, लेकिन इस क्लास का ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज नहीं करा। तो जब इसको मैं चलाऊँगा तो क्या आएगा? एक एरर आ जाएगा, मेरे पास लिखा आ जाएगा कोने में साइड में ब्लू जे में कि एक एरर आ गया है, एरर फाउंड, ठीक है। मैं तो अभी आपको ये सब करके दिखाऊंगा ब्लू जे में, ठीक है ना। तो मिसिंग ब्रैकेट अगर होता है तो क्या आएगा? एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, या सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स एरर आ जाएगा क्योंकि सिंटैक्स में हमसे गलती हो गई है। तीसरा होता है इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड या फिर आइडेंटिफायर। देखो पहले कीवर्ड और आइडेंटिफायर पता होना चाहिए। कीवर्ड वो होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जावा में, जो कुछ स्पेशल मीनिंग बताते हैं जावा के कंपाइलर को, ठीक है। कीवर्ड आर रिजर्व्ड वर्ड विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू जावा कंपाइलर। जैसे इफ़, कुछ वर्ड सुने हैं ना आपने, जैसे क्लास लिखते हैं, क्लास, तो क्लास एक वर्ड है जो जावा के कंपाइलर को पहले से पता है कि भाई अगर मैंने कहीं क्लास लिख दिया तो इसके आगे जो भी लिखूंगा वो क्लास का नाम होगा, ठीक है ना। अब इसकी जगह मैं कुछ और नहीं लिख सकता ना, क्लास लिखा तो क्लास ही आता है। ऐसे ही जैसे फॉर लूप के लिए हम फॉर लिखते हैं, फॉर, और ऐसे तब इसके आगे लिखते हैं। ऐसे तो नहीं कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, लूप लिख दिया और ऐसे बना दिया इसके अंदर, तब लिख रहा हूँ इंट आई इक्वल टू, ऐसे तो नहीं होता ना भाई। यहाँ पर फॉर लिखा है, फॉर लूप के लिए तो फॉर ही आएगा। तो ये फॉर क्या है? एक कीवर्ड है। ऐसे ही है क्लास क्या है? कीवर्ड है। ऐसे ही इफ़, डू, ये इफ़, डू, वाइल, ठीक है, ये बहुत सारे आपने पढ़े, ये सब क्या है? कीवर्ड है। रिटर्न हो गया, रिटर्न, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे कीवर्ड होते हैं। तो अगर इन कीवर्ड की स्पेलिंग गलत होगी तो भी एरर जो आएगा वो क्या होगा? हमारा सिंटैक्स एरर होगा। आइडेंटिफायर किससे बोलते हैं? जैसे जो मैंने वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया क्लास टेस्ट,
ठीक है। ये इसकी बॉडी ओपन करी, यहाँ पर इसकी बॉडी करी मैंने क्लोज। यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब पी का मतलब है पब्लिक, इसका स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये लिखा। इसकी बॉडी यहाँ ओपन करी, इसकी बॉडी यहाँ क्लोज करी। एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इंट कैपिटल आई कर दिया मैंने, इंट ए इक्वल टू 5, ये हो गया, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 5, तो प्रोग्राम सही है क्या। क्लास बनाई टेस्ट नाम की, इसकी बॉडी यहाँ ओपन करी, यहाँ क्लोज करी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, बॉडी ओपन है क्लोज है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। सेमीकोलन भी लगा रखा, लिखा है इंट ए इक्वल टू 5, तो 5 वाली वैल्यू ए में आ जाएगी, सब कुछ सही है। या कुछ गड़बड़ है, देखो इंट का मैंने आई कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि हमें पता है जो ये है इंट डेटा टाइप, इसका आई होता है छोटा, आई इसका जो आई होता है वो ऐसे लिखते हैं ना इंट। ये एक कीवर्ड है, डेटा टाइप कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डेटा टाइप जो है ये इसका जो इसका मीनिंग है वो जावा के कंपाइलर को पहले से पता है कि भाई इंट का मतलब होता है इसके आगे मैं जो भी लिखूंगा उसमें तुम इंटीजर वैल्यू डालोगे, लेकिन मैंने कैपिटल कर दिया आई, तो ये इंट ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। अब इसकी स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी अगर, तो जो एरर मेरे को आएगा, एरर आएगा ये तो पक्का है। अब जो एरर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैं सिंटैक्स ही गलत कर दिया है। ऐसे ही जैसे फॉर लूप लिखते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया होता है ऐसे, मैं लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये किया, और यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा मतलब, लेकिन फॉर का एफ कैपिटल है, तो क्या ठीक है, गलत है, क्योंकि जो एफ है वो स्मॉल में होता है। तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड में जो स्पेलिंग है वो उसमें मिस्टेक कर दिया, या मैंने कह लो यहाँ पर इसको स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया, या फॉर की जगह मान लो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो फॉर की जगह मैंने यहाँ पर गलती कर दी स्पेलिंग में, और गलती से मैंने FAR कर दिया, ठीक है। एफ स्मॉल में है लेकिन FOR की जगह FAR कर दिया मैंने, तो ये तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है ना। कीवर्ड की मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी, तो इसलिए जावा के कंपाइलर को पता नहीं है भाई ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो एक एरर आ जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर, और मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, कीवर्ड समझ में आ रहा होगा ना, कि जैसे मैंने कीवर्ड का यूज़ करा और उसकी अगर मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी या कैपिटल लोअर केस में गड़बड़ी कर दी तो एरर आ जाएगा। ऐसे आइडेंटिफायर को देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर मैंने बनाया इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 बनाया, और मैंने नीचे लिख दिया CO की जगह मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर, C0UNT प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर काउंट लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने गलती से O की जगह 0 लिख दिया, तो ये वेरिएबल है क्या, वेरिएबल तो है ये, लेकिन ये एक नया वेरिएबल हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर तो काउंट में O था, यहाँ 0 आ गया। तो मैं यहाँ चाह तो रहा हूँ काउंट को प्लस प्लस करना, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला नाम का वेरिएबल तो मैंने बनाया नहीं है भाई, जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें तो यहाँ O था, तो कंपाइलर को इतना पता है कि काउंटर नाम का वेरिएबल है एक बना हुआ है जिसमें COUNT है, और यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो C0UNT की बढ़ा रहा हूँ, तो और इस नाम का वेरिएबल तो कोई बना ही नहीं है, तो तब एक एरर आ जाएगा लिखा हुआ कि वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ठीक है, मतलब तुमने वेरिएबल बना नहीं रखा और तुम उसकी वैल्यू बढ़ाने बैठे हो, तो इसलिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। तो ये भी इसी का पार्ट है कि मैंने इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज़ कर दी आइडेंटिफायर की, मैंने बना रखा था काउंट नाम का और मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, या ऐसा कह लो काउंट नाम का बना रखा था और मैंने यहाँ पर गलती से C का कैपिटल कर दिया, काउंट की प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर COUNT सब स्मॉल में है और मैंने यहाँ COUNT लिखा है, ठीक है, लेकिन C यहाँ पर कैपिटल कर दिया, तो ये नया वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि जावा में अपर केस लोअर केस को दोनों को अलग ट्रीट करता है, तो उसको लगेगा कि कोई काउंट नाम का वेरिएबल है जिसका C कैपिटल है उसकी वैल्यू बढ़ानी है, लेकिन ऐसे तो मैंने कोई वेरिएबल बना ही नहीं रखा, तो इसलिए एक एरर आ जाएगा, ठीक है, एक एरर आ जाएगा इस टाइम पर भी, जो क्या होगा, मेरा सिंटैक्स एरर होगा और मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। जब भी सिंटैक्स एरर आता है ना तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगला पॉइंट है जो फोर्थ वाला, वो है यूजिंग वेरिएबल्स दैट आर नॉट डिफाइंड बट आर यूज्ड इन प्रोग्राम। ये मैंने वैसे भी थोड़ी देर पहले समझा दिया था पिछले एग्जाम्पल में कि तुमने वेरिएबल तो बनाया नहीं है लेकिन उसका प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो। जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पर क्लास टेस्ट, एक क्लास बना ली, ये हो गया, यहाँ आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स आ गया, इसकी बॉडी ओपन करी, यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम इक्वल टू 0, तो क्या ठीक है, मैंने क्लास बनाई, ये ओपन करा क्लोज करा, यहाँ तक तो ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, स्ट्रिंग आर्ग्स ओपन करी क्लोज करा, ठीक है। मैंने अंदर लिखा सम इक्वल टू 0 या सम इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने, सम इक्वल टू 10,
कि भाई सम में वैल्यू डालो 10। ठीक है क्या है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सम को तो मैंने बनाया नहीं, मतलब मैंने कहीं लिखा है ऐसे इंट सम करके ना, मैंने ऐसे तो लिखा ही नहीं। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन मैंने सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर तो करा नहीं और सीधा उसमें 10 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये तो एरर आ जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप से ऐसा अगर हम करते हैं तो एरर आ जाता है, क्योंकि सम नाम का वेरिएबल तो हमने बताया नहीं बना करके। जावा के कंपाइलर को पता नहीं कि सम नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं है, और तुम उसमें 10 डाल रहे हो, तो इस समय एक एरर आ जाएगा कि सम क्या है? अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं सम में 10 डालने के बजाय सम की वैल्यू बढ़ाऊँ, सम इक्वल टू सम प्लस 1 करूँ, तो भी एरर आ जाएगा कि भाई तुम सम की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हो और सम नाम का वेरिएबल बनाया नहीं तुमने, और ना उसमें कोई वैल्यू डाली हुई है। ठीक है? इसमें एक और चीज़ हो सकती है, देखो बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगर मैंने ऐसे लिखा इंट सम, अब कई बच्चे पूछते भी हैं कि भैया हम वेरिएबल को इनिशियलाइज क्यों करते हैं, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा इंट सम, तो मतलब मैंने सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर बना दिया, और सम की वैल्यू मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ। यार सम नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनाया और उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं, लेकिन सम में कोई वैल्यू है पहले से। देखो मैंने इंट सम लिखा तो एक सम नाम का वेरिएबल बन चुका है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू अभी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ डाली नहीं, और मैं लिख रहा हूँ सम इक्वल टू सम प्लस 1। सम में की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ? 1 से बढ़ा रहा हूँ। भाई जब तुमने कोई वैल्यू डाली नहीं तो तुम 1 से कैसे बढ़ाओगे उसकी वैल्यू को? आ रहा ना समझ में? देखो फिर से देखो, सम नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल बन गया, उसके बाद उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाया। तो यार जब तुमने वेरिएबल बनाया उसको कोई वैल्यू दी नहीं, तो तुम उसकी वैल्यू को 1 से कैसे बढ़ाओगे? तो इस समय भी एक एरर आता है, और इसी कारण से हम कई प्रोग्राम में अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है? इनिशियलाइज हम इसलिए करते हैं कि अगर हम कहीं ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, पहले से वैल्यू देनी पड़ती है। अगर हम वैल्यू को कहीं पर आगे बढ़ा रहे हैं, उस वेरिएबल की 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे काउंट नाम के वेरिएबल हम बहुत बार बनाते हैं, तो उनको नॉर्मली हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके पीछे ये कारण होता है, आगे कहीं वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एरर आ जाएगा कि तुमने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा है, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं करा है तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो तुम उसको बढ़ाओगे कैसे? तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आ रही बात समझ में? तो याद रखना यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर तुमने वेरिएबल को, पहली बात तो अगर डिक्लेयर नहीं करा है या उसको नहीं बना रखा, डिफाइन नहीं कर रखा, तो भी एरर आएगा कि भाई तुम वेरिएबल का कहीं यूज़ कर रहे हो और तुमने उसको डिक्लेयर करा नहीं है, तो एरर आ जाएगा कि ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। और कहीं तुम ऐसा कर रहे हो उसमें ऑपरेशन कि तुम उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, उसमें कोई इंक्रीमेंट कर रहे हो, या जैसे तुम ऐसा कर रहे हो सम प्लस प्लस ऐसा कर रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है? और तुमने वेरिएबल बना रखा है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करा है। अगर इनिशियलाइज करना भूल गए और ऐसा कुछ कर रहे हो उसके साथ, तो भी एरर आता है। भाई अगर ऐसा नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो और इनिशियलाइज नहीं करा है, तब एरर आता है। ठीक है? तो ये बात भी याद रखना। और अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं 5th वाले पॉइंट पर। तो 5th वाला है इनकम्पेटिबल असाइनमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एज नाम का वेरिएबल बनाया, मेरे को इसमें क्या रखना है? एज। ठीक है जी? और मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो एज 32 लिख दी किसी की, और ये कर दिया तो इंट एज इक्वल टू 32। ठीक है क्या? भाई एज नाम के वेरिएबल में 32 को डाल रहा हूँ मैं, सेमीकोलन भी लगा रखा, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है ठीक अभी तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ डबल कोट लगा रखे हैं, और डबल कोट हम स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं। तो यार यहाँ तुमने 32 को मतलब स्ट्रिंग बना रखा, और तुम डेटा टाइप किसका यूज़ कर रहे हो? इंट। मतलब तुम इंट वाले डेटा टाइप में स्ट्रिंग को डालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो एरर आ जाएगा इनकम्पेटिबल डेटा टाइप करके। तो ये भी हमारे क्या है? सिंटैक्स एरर। मतलब तुम्हारा डेटा टाइप कुछ और है और जो वैल्यूज़ में डाल रहे हो वो कुछ और है। सही कैसा होता अगर मैंने ये नहीं लगाया होता, तो तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये लगा दिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आधी बात समझ में? क्योंकि ये स्ट्रिंग को डिनोट करता है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं और तुम यहाँ पर लिख रहे हो इंट, या तो तुम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख लो तो भी ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से गलत असाइनमेंट अगर हम कर दें तो एरर आता है, वो क्या होगा? सिंटैक्स एरर होगा हमारा। ठीक है? 6th वाला पॉइंट है मिसिंग डबल कोट इन स्ट्रिंग एंड सिंगल कोट इन कैरेक्टर। देखो तुम्हें पता होगा जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है मैंने, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मैंने इसमें लिख दिया हेलो, तो ऐसे लिखते हैं हेलो, HELLO लिखा, इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को लिखने का तरीका यही होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना भूल गया, तो मैंने क्या कर दिया? मिसिंग डबल कोट, मैं डबल कोट लगाना भूल गया, डबल कोट मिसिंग हो गया यहाँ से, तो एक एरर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एक एरर आ जाएगा, जो क्या होगा? हमारा सिंटैक्स एरर। मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला लगाया, एंड वाला लगाना भूल गया, तो भी क्या है? गलत है। दोनों लगाने होते हैं, यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो फिर से क्या आएगा? एक एरर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ, मैंने लिखा कैर CH इक्वल टू A, ऐसे लिखा मैंने। चलो पहले ऐसे लिखा, क्या ठीक है?
कैर CH इक्वल टू A लिखा, सेमीकोलन लगाया, अभी तो ठीक है। मान लो मैं ये लगाना भूल गया, एक सिंगल कोट लगाना भूल गया, तो गलत है क्या? गलत है। दोनों ही भूल गया तो भी गलत है। एक लगाया, एक भूल गया, गलत है। ठीक है, तो कैर CH लिखा है और तुमने सिंगल कोट लगाना भूल गए तो गलत है। या तुमने यहाँ डबल लगा दिए, तुमने लिखा यहाँ पर कैर है कैरेक्टर और तुम यहाँ डबल लगा रहे हो जो स्ट्रिंग के होते हैं, तो भी क्या है? गलत है। आ रही बात समझ में? और ऐसी अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है system.out.println, मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने लिखा है हेलो HELLO हेलो नितिन, मैंने इसके अंदर हेलो नितिन NITIN, ठीक है, मैंने लिखा बंद करा। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? system.out.println हेलो HELLO हेलो फिर नितिन, यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कोट लगाए थे, यहाँ पर नहीं लगाए तो एरर आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये सिर्फ जब वेरिएबल बनाते हैं तभी के लिए नहीं है। जैसे system.out.println में तुम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो तो वो भी पूरा डबल कोट के अंदर आनी चाहिए, वो भी पूरा डबल कोट के अंदर आनी चाहिए। यहाँ पर भी भूल गए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और उधर भूल गए तो भी दिक्कत है, दोनों भूल गए तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए तब एरर नहीं आएगा। ऐसे अगर तुम इसमें कोई सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवा रहा हूँ, system.out.println मैं A प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल कोट में लिखूँगा A। ठीक है, मतलब मान लो कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हो और एक लगाना भूल गए कोट, इस तरीके से एक लगाया एक भूल गए तो भी एरर आ जाएगा। डबल लगा लोगे तो ठीक है, डबल लगा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डबल में भी अगर एक भूल गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ऐसे अगर तुम सिंगल लगाते हो, दोनों लगाओगे तो भी ठीक है, और डबल मतलब सिंगल में फिर अगर एक भी भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हो और सिंगल कोट में लिखा तो ठीक है, कोई भी एक भूल के लगाना इसमें कोट, या दोनों भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसी स्ट्रिंग लिख रहे हो तो डबल कोट होना चाहिए स्टार्टिंग में भी एंड में भी, कोई भी एक भूल के दोनों भूल के तो भी दिक्कत आ जाएगी। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर डबल लगा सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डबल दोनों तरफ लगा सकते हो तो भी ठीक है। तो इसमें इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा तो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंगल कोट में क्या करेगा? कैरेक्टर ट्रीट करेगा। बस लिमिटेशन ये है, जब सिंगल कोट लगाते हो तो सिंगल कैरेक्टर आना चाहिए अंदर, ये है। डबल कोट में तुम सिंगल भी लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो, ये फ़ायदा है जब प्रिंट करवाते हो। ठीक है, तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये भूल गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया 6.6 सिंटैक्स एरर के। आखिरी पॉइंट ये था, 7th वाले की बात करूँ मैं, कि गलती से अगर हमने कीवर्ड को कैपिटल में लिख दिया, ठीक है, ऑल अपर केस यूज़ कर दिए। 7th वाला है यूजिंग अपर केस इन कैरेक्टर्स इन कीवर्ड्स। अगर अपर केस कैरेक्टर का यूज़ कर दे कीवर्ड्स में तो क्या होगा? एरर आएगा। अपर केस के तुमने अगर एक भी कैरेक्टर को ऊपर नीचे कर दिया, गड़बड़ कर दी तो एरर आएगा। ठीक है, वैसे सारे कीवर्ड हमारे लोअर केस में होते हैं, तो उसका अगर तुमने एक भी अल्फ़ाबेट ऊपर कर दिया या पूरा ही कर दिया कैपिटल, जैसे मैंने लिखा इफ़, पूरा कैपिटल में इफ़, तो ये जावा के कंपाइलर को नहीं पता ये क्या है, तो एक एरर आ जाएगा। ऐसे तुमने वाइल की जगह ऐसे लिख दिया WHILE वाइल, तो भी एरर आ जाएगा। तुमने फॉर लूप को ऐसे लिख दिया FOR, तो भी एरर आ जाएगा। तो सब स्मॉल में लिखना, तो तब ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैंने देख लिया 7 पॉइंट सिंटैक्स एरर के, समझ लिया भाई क्या क्या करने से सिंटैक्स एरर आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान पे देखना। देखो अब हम आ रहे हैं रन टाइम एरर पर, तो उस पर आने से पहले एक चीज़ याद रखना, जब तुम प्रोग्राम बनाते हो ना, तो देखो प्रोग्राम में 2 फेज़ होते हैं, याद रखना, कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो जो एरर कंपाइल टाइम में पकड़े जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे सिंटैक्स एरर। और ये भी याद रखना, सिंटैक्स एरर जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तो प्रोग्राम तुम्हारा कंपाइल नहीं होगा। जैसे ब्लूजे है, ब्लूजे में कंपाइल वाला बटन होता है ना, तुमने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल वाले में क्लिक करा, तो अगर कोई एरर नहीं आया तो नीचे लिखा आएगा नो एरर क्लास कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब नीचे लिखा आ जाता है कोने में। और अगर कोई एरर आता है तो लिखा आ जाएगा एरर फाउंड, जो भी एरर होगा वो उसके बारे में बता देगा। तो मतलब जब भी कोई एरर आता है तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तो मतलब कोई एरर आ रखा है, वो एरर किस कैटेगरी में होगा? कंपाइल टाइम एरर बोलेंगे हम उसको, और तुम्हारे में मतलब सिंटैक्स एरर बोलोगे उसे। जब सिंटैक्स एरर आएगा तो मतलब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। एक बार कंपाइल वाले फेज से आगे बढ़ गए, मतलब कंपाइल हमने कर दिया प्रोग्राम, तो उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो वो क्या होगा? फिर वो रन टाइम एरर होगा। ध्यान से सुनो, देखो भाई आधी बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पर हो जाती है कि भाई कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस कैसे करें। तो पहली चीज़ तो यही है, तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं आया, तो मतलब अब कंपाइल टाइम वाले से तो तुम आगे बढ़ गए हो।
अब अगर इसके बाद कोई एरर आ जाता है प्रोग्राम को चलाते वक्त तो वो होगा रन टाइम एरर। देखो दो चीज़ें होती हैं ना जावा में, एक बार प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जो कंपाइल करते हैं तो मतलब उस समय जो एरर आएगा कंपाइल टाइम एरर होगा, एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना, तो प्रोग्राम को रन करते वक्त जो एरर आएगा उसे क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। ठीक है, तो रन टाइम में जो एरर पकड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैटेगरी हो सकती हैं और किस किस समय पर इसमें मतलब कब कब हमारे रन टाइम एरर आते हैं। तो सबसे पहला जो है, पहला जो सबसे पॉइंट है हमारा, जो पहला हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिवीजन बाय ज़ीरो। डिवीजन बाय ज़ीरो, देखो इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। कभी कभी बच्चों को ना लॉजिकल एरर में और रन टाइम एरर में कन्फ्यूजन रहता है। अभी जैसे क्वेश्चन तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का में आ रखा ना, उसमें भी बहुतों को कन्फ्यूजन होगा। मैंने कई टीचरों को देखा उसका आंसर गलत बताया हुआ उन्होंने, तो वो सब बताऊंगा डिटेल में, उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पहले यहाँ देखना, रन टाइम एरर का पहला पार्ट है डिवीजन बाय ज़ीरो। तो डिवीजन बाय ज़ीरो का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, क्लास टेस्ट, ठीक है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, यहाँ पर बॉडी होगी क्लोज। उसके बाद इसके अंदर मैंने बनाया मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हो गया बॉडी ओपन, बॉडी होगी यहाँ पर क्लोज। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैंने वेरिएबल बनाया, कोई 3 वेरिएबल बना लिया। मान लो इंट ए, इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ए में 20 दे दी, बी में दे दी 10। एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहीं पर, ए बी 10, और एक रिजल्ट नाम का बना देता हूँ, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो 3 वेरिएबल बनाए, इंट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10 और रिजल्ट, 3 वेरिएबल हो गए। फिर मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 2 माइनस ए लिख दिया मैंने। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 2 माइनस ए। तो ये मैंने यहाँ पर रिजल्ट में जो भी ये कैलकुलेशन होगी वो रिजल्ट में आएगी। अब एक बार देख लेते हैं ये होगा क्या, सॉल्व होके क्या बनेगा। तो बॉड मास रूल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बॉड मास रूल क्या बोलता था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ ऑपरेशन करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से जावा में भी यही होता है कि जो देखो ये जो है बॉड मास, ये एक तरीके से यहाँ पर हमें ये बताता था कि पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ ऑपरेशन करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते जाते हैं। तो इसी तरीके से जावा में भी यही होता है कि पहले सबसे ज़्यादा जो प्रीसीडेंस होती है वो ब्रैकेट की होती है। प्रीसीडेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, तो जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी है सबसे पहले वो सॉल्व होता है, फिर उसके बाद ऑफ ऑपरेशन कहीं होगा तो वो होगा, फिर डिवीजन अगर कहीं पर है तो वो होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर करके वहाँ पर सब बताया रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट की। तो पहले जहाँ भी ब्रैकेट दिख जाए उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ ऑपरेशन, कहीं पर दिख रहा है ऑफ वाला ऑपरेशन तो उसको करेंगे, फिर कहीं पर डिवीजन दिख रहा है तो उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरीके से जावा में भी होता है। ठीक है, बॉड मास रूल की तरह ही जावा में भी हम सॉल्व करते हैं, या जावा भी इसी तरीके से सॉल्व करती है। तो मैं वैसे ही अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तो देखो जरा, ए डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या थी 20, तो ऐसा बनाया 20 डिवाइडेड बाय बी इंटू 2, बी कितना था यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 2 माइनस ए कितना है -20। तो जावा में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, ब्रैकेट की। तो मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट जो सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी देखो ब्रैकेट के बाद क्या ऑफ, तो मतलब पहले इंटू होगा, तो ब्रैकेट में हम सॉल्व करने आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटू। तो सबसे पहले इंटू करा, तो 10 टू ज़ा 20, 20 माइनस क्या लिखा है 20। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर प्रेसिडेंस की बात करूँ तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर के हिसाब से चलें तो क्या होना था, ब्रैकेट सॉल्व होना था ना। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 20 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर क्या 20 माइनस 20 कितना हुआ 0, कुछ इस तरीके का बनाया है, जो 20 डिवाइडेड बाय 0, और 20 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या इसका आंसर आता है, ये तो अनडिफाइंड है भाई, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिवीजन बाय 0। मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा है सॉल्व, ये डिवीजन बाय 0 हो रहा है, और डिवीजन बाय 0 जब होगा तो ये, जब हम अगर इस प्रोग्राम को जैसे मैंने करा कंपाइल, तो कंपाइल टाइम में याद रखना सिंटैक्स के एरर पकड़े जाते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ सिंटैक्स में गलती करी है क्या, सिंटैक्स देखो मतलब लिखने के तरीके में क्या कोई गलती है, जो रूल होता है लिखने का,
क्लास खोली है, पैरेंथेसिस यहाँ पर है, बंद हो रखा है, यहाँ पर इसका खोला, यहाँ बंद हो रखा, A20 ये सब लिखा है, सेमीकोलन लगा रखा, सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पर देखो रिजल्ट इक्वल टू, सब बढ़िया से कर रखा भाई, ठीक है, सेमीकोलन भी लगा रखा। तो कहीं पर भी लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि कोई रूल जो हमने ब्रेक करा हो, वो तो ऐसा कुछ नहीं हो रखा। तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम जब कंपाइल होता है ना, तो वो ये सब कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है। जो ये कैलकुलेशन है कि इतना इंटू ये सब, ये कंपाइल टाइम में नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम को हम चलाएंगे तब होती है ये। तो जब प्रोग्राम चलेगा तो तब यहाँ पर B की जगह पे 10 आया, यहाँ पर A की जगह पर 20 आएगा, और तब ये सॉल्व हुआ तो देखा अब ये तो 0 से डिवाइड हो रहा है, तो उस समय हमें रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो एरर आएगा हमारे रन टाइम के टाइम पे आएगा, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे रन टाइम एरर, और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवीजन बाय 0, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट है जो इसमें, वो है पार्सिंग इनवैलिड स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब पार्स करने का मतलब क्या होता है? पार्सिंग का मतलब ये होता है कि कभी हम स्ट्रिंग को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है, मैंने लिखा स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग एस नाम के स्ट्रिंग में गलती से 256 ऐसे लिखा हुआ है, गलती से क्या 256 लिखा हुआ है, लेकिन हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। या प्रोग्राम में कभी ऐसा कुछ हुआ, कुछ एग्जीक्यूशन हुआ और एक नंबर स्ट्रिंग में जा रहा है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग देखो इस तरीके से हम लिख तो सकते हैं ना, लेकिन असल में है तो ये नंबर, तो हम चाहते हैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो कभी भी हम स्ट्रिंग को, जैसे ये स्ट्रिंग है, फिलहाल स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट के अंदर है, इसको जो जिस तरीके का ये है, जैसे इंटीजर टाइप का है, मैं इसको इंटीजर में चेंज करना चाहता तो उसको हम बोलते हैं पार्सिंग। जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्सिंग। ऐसे स्ट्रिंग को फ्लोट में या डेसिमल वाले नंबरों में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम क्या करेंगे? पार्सिंग, ठीक है। तो ये इन सब का ये जो आप पढ़ोगे पार्सिंग, ये लाइब्रेरी क्लासेस वाला चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है ना। वहाँ पर पढ़ेंगे हम, अलग अलग क्लास हैं जो पार्सिंग करने के लिए बनी हुई हैं, रैपर क्लास, ठीक है। तो वहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्सिंग इनवैलिड स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। देखो भाई स्ट्रिंग इस तरीके का हो, इसको पार्स करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे मैंने लिखा, एक क्लास बनाई यहाँ पर, क्लास टेस्ट नाम की क्लास है, ये हो गया, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स हो गया, और ये हुआ, ये हो गया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे ये लिखता हूँ जो अभी लिया था, स्ट्रिंग एस इक्वल टू 21 लिख दिया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू 21, और एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पर इंट रिजल्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इन, क्या नाम है इसका, एस। तो उसमें हो क्या रहा है पहले वो समझ लो। क्लास टेस्ट खोला है, बंद करा है, यहाँ पर इसका ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, ओपन करी बॉडी क्लोज करी, लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू 21। तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एस नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने 21 डाला है, डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखा है, तो मतलब ये स्ट्रिंग है, लेकिन असल में दिख रहा है कैसा इंटीजर टाइप का है, मतलब वैल्यू जो है वो इंटीजर है, पर वो स्ट्रिंग बन चुकी है क्योंकि डबल कोड में लिखी है। तो मैं यहाँ पर इंट रिजल्ट, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू रिजल्ट में आ जाए, और डेटा टाइप क्या है रिजल्ट का, इंट, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, ये तो सीधा आ नहीं सकती, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो एरर ना आए उससे बचने के लिए हमने क्या करा, हमने इंट रिजल्ट इक्वल टू, ये रैपर क्लास है, इनका यूज़ करा, ठीक है। ये रैपर क्लास का यूज़ करा, रैपर क्लास के यूज़ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पार्स कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर क्लास का यूज़ करा, लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट, मतलब इंटीजर, रैपर क्लास का पार्स इंट मेथड क्या करता है, इंटीजर में पार्स कर देता है स्ट्रिंग को। पार्स का ये पूरा स्मॉल में है, PARSE, और इंट का आई कैपिटल में, बस, ठीक है। और यहाँ पर भी आई कैपिटल में। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का यूज़ करा, पार्स इंट मेथड के अंदर मैंने लिखा एस, तो ये एस को पार्स करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और रिजल्ट में डाल देगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट में इंटीजर आ जाएगा 21, प्रिंट करूँगा तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 21 के आगे गलती से ए लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 21A है। पहले मुझे बताओ, स्ट्रिंग एस इक्वल टू 21A लिखा है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोट है, यहाँ ओपनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग, और यहाँ पर सेमीकोलन है, तो ये क्या सही है? स्ट्रिंग ऐसा लिखा है मैंने जो 21A बिल्कुल ठीक है, एस में चले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रिंग में तो कुछ भी आ सकता है ना, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर का, तो उसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब यहाँ पर पार्स करने की बारी आएगी तो ये एस को पार्स करने बैठेगा, तो इंटीजर में पार्स ये तब होता अगर इसमें सब इंटीजर होते हैं या सब इसमें नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 1 है और यहाँ A है, तो इस समय प्रॉब्लम आ जाएगी, वो पार्स नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर ऐसा है जो अल्फ़ाबेट है। तो उस समय ये तो देखो जब कंपाइल करूँगा तब तो एरर नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि मैंने इसमें कोई सिंटैक्स गलत नहीं लिखा है,
लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो चलते वक्त उसे पता चलेगा भाई यहाँ तो इसने ए दे रखा और ए को तो मैं पार्स नहीं कर सकता, तो चलते वक्त रन टाइम पे एक एरर दे देगा हमें, अब प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। ठीक है, वहीं रुक जाएगा प्रोग्राम, रन टाइम एरर आ जाएगा हमारा। तो इसलिए अगर हम इनवैलिड स्ट्रिंग देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में तो एक रन टाइम एरर आता है। रन टाइम में क्यों आ रहा? क्योंकि कंपाइल करते वक्त नहीं पता चलता, क्योंकि उस समय वो सिंटैक्स चेक करता है हमारा। तो सिंटैक्स देखा, सब कुछ ठीक लिखा है, अभी ब्रैकेट लगा रखे, बंद कर रखे, सब फर्स्ट क्लास है एकदम। यहाँ पर भी स्ट्रिंग दे रखा है तो ठीक है, चले जाएगा। और ये जो यहाँ पर हम पार्ट्स कर रहे हैं ये कंपाइल टाइम में नहीं होता पार्ट्स, वो चेक करेगा बस लिखा सही तरीके से। हाँ, तो इंटीजर का आई कैपिटल है, सब बढ़िया लिखा हुआ है, सेमीकोलन लगा रखे हैं, एस दे रखा है अंदर, सब ठीक है, तो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जब रन करेंगे तब वो डालेगा एस की वैल्यू यहाँ पर, और तब उसे पार्स करने बैठेगा तो तब उसे पता चलेगा अबे यहाँ तो इसने ए दे रखा और ए तो एक अल्फ़ाबेट है, तब आ जाएगा हमारा रन टाइम एरर। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा। एक और याद रखना इसको कि पार्स करते हैं अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में और वो इनवैलिड होगी तो हमें एरर आ जाएगा रन टाइम में। ठीक है, देखो जो अगला पॉइंट है इसमें वो है एंटरिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड फॉर स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब इसका ये है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं जबकि देनी हमें चाहिए थी न्यूमेरिक वैल्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट को। स्कैनर ऑब्जेक्ट का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ इनपुट लेना होता है यूज़र से। तो यूज़र से फॉर एग्जांपल मेरे को रोल नंबर लेना है इनपुट में, तो रोल नंबर कैसा होता है? रोल नंबर इंटीजर टाइप का होता है ना, सब नंबर होते हैं उसमें। लेकिन यूज़र ने गलती कर दी, उसमें कुछ ऐसा डाल दिया कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी डाल दी उसने। जैसे उसने रोल नंबर डालना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 12, गलती से 12C लिख दिया, तो ये तो गड़बड़ी होगी क्योंकि रोल नंबर का डेटा टाइप था इंटीजर और वो वैल्यू जो दे रहा है वो इंटीजर तो है नहीं। तो इस टाइम पे हमें क्या आ जाएगा? एक एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर, क्योंकि जो वैल्यू हम इनपुट में लेते हैं वो रन टाइम के समय पर लेते हैं, जब प्रोग्राम चल रहा होता है तभी तो इनपुट मांगता है वो। ठीक है, एग्जांपल से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास बना रखी मैंने यहाँ पर, क्लास से पहले एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, ये एग्जांपल है, ठीक है ना, एग्जांपल है यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर इसमें होती है यूटिल पैकेज में, या तो ये लिख लो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स लिख लो, ये एस्ट्रिक्स लगा लो और ऐसा करो तो सारे इंपोर्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो दोनों ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद एंड में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब इसके आगे एक क्लास बनेगी, तो बनाई क्लास टेस्ट एस की, ओपन करी बॉडी, यहाँ पर इसकी बॉडी करी क्लोज, यहाँ आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया तो लिखा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या आता है सिस्टम डॉट इन। तो ये एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है स्कैनर का जो इनपुट लेने में मदद करेगा। अब मेरे को इनपुट में चाहिए मान लो रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर इनपुट में लेने के लिए मैंने पहले एक लाइन लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर योर रोल नंबर, मैंने ये लिख दिया एंटर योर रोल नंबर। और अब रोल नंबर इनपुट में देगा कौन? यूज़र। ठीक है, तो उससे पहले कि यहाँ पर ऊपर ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ रोल नंबर नाम का। ठीक है, यहाँ पर इसकी बॉडी थी, यहाँ पर इंट रोल नंबर करके एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, रोल नंबर करके एक वेरिएबल बना दिया जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। मतलब रोल नंबर में जो भी वैल्यू आएगी वो किस तरीके की आएगी? वो इंटीजर टाइप की आएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो ठीक है, एंटर योर रोल नंबर लिखा। अब मैं रोल नंबर इनपुट में लूँगा किससे? यूज़र से। तो ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर इक्वल टू, मैं रोल नंबर में ले करके डालेंगे ना वो वैल्यू जो यूज़र देगा इनपुट में, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो इतना लिखा भी बताता हूँ उसका मतलब क्या है, पहले देख लो ज़रा। मैंने ये इस तरीके से लिखा, ये ओपन था, यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है, सेमीकोलन सब में लगा रखे हैं जहाँ होने चाहिए, तो कोई सिंटैक्स एरर तो है नहीं। इसका मतलब क्या होता है? रोल नंबर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो एस सी ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है। नेक्स्ट इंट एक मेथड होता है जो इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेता है। तो जब प्रोग्राम चल रहा होगा तो नेक्स्ट इंट क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेगा और रोल नंबर में डालेगा। इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं इनपुट में क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करना चाहिए। अब हुआ यूँ, जब मैंने इसको कंपाइल करा तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो ऐसी है नहीं जो मेरा प्रोग्राम जिसके कारण ना चले। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि प्रोग्राम मेरा कंपाइल टाइम पर कोई एरर देगा। सब जगह सेमीकोलन लगे हुए हैं, ब्रैकेट भी ओपन है, क्लोज है, कीवर्ड भी सही लिखे हुए हैं, क्लास का सी छोटा है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो कंपाइल हो गया प्रोग्राम।
कंपाइल होने के बाद जब मैंने प्रोग्राम को चलाया, प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया, जब चलाते वक्त देखो दिक्कत ये हुई। अच्छा, चलाते कैसे पता है ना आपको भाई, कंपाइल तो जब ब्लूजो में कंपाइल वाले बटन पे क्लिक करते तब कंपाइल हो जाता है। कंपाइल करने के बाद उसको बंद करो, जहाँ पर आपने क्लास बनाई थी वहाँ पर राइट क्लिक करो, वहाँ पर वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा रहता है। तो वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स में जब क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चला दिया, ठीक है। तो तब वो रन टाइम वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। तो तब जो चलता है प्रोग्राम वो हम रन टाइम वाली स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो मतलब कंपाइल होने के बाद रन टाइम में है, हम प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर ये वेरिएबल बन गया एक, यहाँ पर आए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना एससी नाम का, ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी आउटपुट में, एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। तो आउटपुट में कुछ जैसे ये आउटपुट वाली स्क्रीन है, कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम जब चलाया तो ऐसे लिखा आएगा एंटर योर रोल नंबर, ऐसे क्यों लिखा आया, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है एंटर योर रोल नंबर, प्रिंट करवा रहे हैं system.out.println। उसके बाद रोल नंबर इनपुट में कौन देगा, यूज़र, ये यूज़र से इनपुट में लेने के लिए लिखा है, और वो रोल नंबर में चले जाएगी वैल्यू जो भी वो इनपुट में देगा। तो उसने इनपुट में गलती से 12 की जगह 12C दे दिया, 12C दे दिया, जबकि देना चाह रहा था वो 12। देखो अगर वो 12 देता इनपुट में और एंटर मारता तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसने 12 देने के साथ साथ पीछे से एक अल्फ़ाबेट भी लगा दिया, 12 लिखा और पीछे से सी लग गया गलती से। जैसे ही वो 12 से लिख के एंटर मारेगा ना, तो वैसे ही हमारा यहाँ पर बहुत सारी लाइनें लिखी हुई आएंगी और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वही रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो 12C लिखा यूज़र ने, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर तो एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर जावा के कंपाइलर ने सोचा था कि भाई जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, और जैसे उसने ये वैल्यू यही दी, ये इंटीजर तो नहीं थी, ये तो स्ट्रिंग जैसी वैल्यू है। तो जैसे ही वो वैल्यू देके हम एंटर मारते हैं तो उसी समय एरर आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भेजता है, वो अलग चीज़ है। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी आपको लाइनें लिखी हुई दिखेंगी रेड में, ठीक है ना, और आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं काम करेगा। तो ये जो यहाँ पर हुआ, ये क्या हुआ, ये एक एरर आया किस समय, जब प्रोग्राम चल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा एरर, रन टाइम एरर। और क्यों आया पता चला ना, हमने गलत टाइप की वैल्यू दे दी, जबकि यहाँ पर देनी चाहिए थी हमें इंटीजर टाइप की। एंटरिंग स्ट्रिंग वैल्यू दे दी व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, जब हमें देनी चाहिए थी न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू देनी चाहिए थी। आ रहा ना बात समझ में, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है रनिंग आउट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब ये तो देखो, जैसे मान लो हमारी रैम बहुत कम है या रैम भरी पड़ी है पहले से, और आपने प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम में कुछ ऐसा काम हो रहा है कि वो बहुत मेमोरी कंज्यूम करता है, और उसने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर दी कि जो लिमिट को एक्सीड कर गई। तो रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, तो जब ऐसा होगा कि हमारी जो हम प्रोग्राम चल रहा है उसने जो मेमोरी कंज्यूम करी वो एक्सीड हो गई लिमिट से, तो या तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा या सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस समय हुआ, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। भाई प्रोग्राम हमारा चल रहा था और चलते वक्त उसने मेमोरी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहा, जितनी है नहीं, तो या तो प्रोग्राम बंद होगा, ठीक है, या सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। तो इस जिसके कारण हुआ वो क्या था, हमारा रन टाइम एरर था। और एरर क्या था, रनिंग आउट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो रन टाइम एरर में ये भी होता है कि भाई अगर सिस्टम रीबूट हो गया प्रोग्राम चलते वक्त, या क्रैश हो गया, या प्रोग्राम बंद हो गया, तो वो भी हमारा रन टाइम एरर है, ठीक है ना। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं अगला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट है ट्राइंग टू एक्सेस डेटा फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। आप जावा के प्रोग्राम में आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको कोई फ़ाइल खोलनी है या फाइल कोई एक्सेस करनी है, कोई फाइल का डेटा रीड करना है, तो मैंने उसका कोड लिखा मान लो, ठीक है। अब कोड मैंने लिखा लेकिन असल में उस नाम की फ़ाइल है ही नहीं प्रेजेंट। तो कोड मैंने लिखा, कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं था, तो कोड कंपाइल तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही था, कंपाइल हो गया। जब प्रोग्राम को रन किया तो रन करूँगा जब, तो तब जहाँ पर मैंने जैसे कोई कोड में लिखा है मैंने कि भाई ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है इस लोकेशन से, तो जब वो प्रोग्राम उस फाइल को वहाँ पर ढूंढेगा और वो फाइल नहीं मिलेगी तो एक एरर आ जाएगा, भाई फाइल है नहीं वहाँ पर, और मैंने कोड लिखा है कि मेरे को ये वाली फ़ाइल रीड करनी है इस लोकेशन से, यहाँ पर रखी हुई है, उसका डेटा मुझे को रीड करना है। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ चला तो उसने देखा तो उस लोकेशन पे इस नाम की तो फाइल ही नहीं है, तो जब उस नाम की फ़ाइल वहाँ पर है ही नहीं तो वो रीड कैसे करेगा। तो इस समय एक एरर आ जाएगा। और एरर किस समय आया, जब प्रोग्राम चल रहा था, तभी तो उसने देखा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा तभी तो उसने देखा भाई क्या ये वाली फाइल प्रेजेंट है या नहीं है, तभी उसको पता चला कि ये फाइल तो है ही नहीं, तो मैं इसको रीड कैसे करूँगा। तो उस समय एक एरर आ जाएगा, और वो एरर कौन सा होगा, रन टाइम एरर होगा। और बोलेंगे क्या उसको, मतलब किसके कारण आया, कि हम ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हमारा जो एरर आएगा वो क्या होगा, रन टाइम एरर। तो ये आपको ना पता होना चाहिए कि कौन से एरर को किस कैटेगरी में रखना है। सिंपल सी चीज़ है, जब सिंटैक्स में गलती होती है और प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो कौन सा एरर होता है, वो होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर।
और उसको सॉल्व करे बगैर आप रन टाइम वाली स्टेज पे जा ही नहीं सकते, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते आप जब तक कंपाइल टाइम एरर आप कंपाइल एरर जो भी आए होंगे, कंपाइल टाइम एरर जो भी होंगे उनको सॉल्व नहीं करते। एक बार उसको सॉल्व कर लिया उसके बाद कोई एरर आता है तो फिर वो या तो रन टाइम एरर होगा या फिर लॉजिकल एरर होगा। ठीक है, लॉजिकल पे अभी पहुंचेंगे तो तब देखेंगे क्या होता है वो, लेकिन रन टाइम एरर मतलब कंपाइल टाइम वाला तो फिर पीछे छूट गया, तो या तो रन टाइम की कैटेगरी में आ सकता है या फिर लॉजिकल वाले की कैटेगरी में आ सकता है। और रन टाइम वाले में हमने देखा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो उस समय कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त कोई एरर आ जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट हो जाए, प्रोग्राम क्रैश हो जाए, तो ये क्या होगा हमारा, तो ये हमारा रन टाइम एरर होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं आखिरी टॉपिक है जो इस पर लॉजिकल एरर, या आखिरी कैटेगरी है जो एरर की, लॉजिकल एरर, उसको कवर करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है ना स्पेसिमेन पेपर में, उसमें कई बच्चों को डाउट है कि वो एरर लॉजिकल एरर है या फिर रन टाइम एरर है। देख लेना, क्वेश्चन एक आ रखा है स्क्वायर रूट फंक्शन का, math.sqrt वाले का एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है या नो एरर। तो उसमें कईयों ने लॉजिकल एरर उसका आंसर बता रखा है। ठीक है, जबकि उसका आंसर है रन टाइम एरर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर रन टाइम एरर क्यों है और समझेंगे उसको, और एक और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जिसका आंसर रन टाइम एरर है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि लॉजिकल की कैटेगरी में क्यों नहीं आया और उसका आंसर रन टाइम क्यों है। तो पहले लॉजिकल एरर समझते हैं, उससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल एरर होते क्या है। अब देखो, लॉजिकल एरर की बात करें तो मतलब लॉजिक में कोई एरर हो गया। देखो, जो लॉजिकल एरर होता है ना, ये कभी अगर प्रोग्राम में आता भी है ना तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है, चल भी जाता है, प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, रन टाइम में चल भी जाएगा, लेकिन जो मेरे को आउटपुट चाहिए होता है ना वो आउटपुट नहीं आता। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम चल के ये करे लेकिन कर कुछ और रहा होता है। तो इस समय जो हम बोलेंगे कि एरर आया है वो क्या आया है, लॉजिकल एरर। वो कौन सा एरर बोलेंगे हम, आया लॉजिकल एरर जब प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन इनकरेक्ट रिजल्ट देता है, मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आता। अब ये तभी हो सकता है जब लॉजिक में कोई गड़बड़ी हो। ठीक है, तो इसलिए हम उन एरर को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। जबकि रन टाइम एरर में क्या था, रन टाइम एरर में ये था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में ही रुक जाता है, जबकि इसमें पूरा चलता है लेकिन आउटपुट ही गलत आता है, या आउटपुट जो वो देता है वो इनकरेक्ट होता है, जो हमें चाहिए वो नहीं होता। अभी किस कारण से होता है, 3 मेन इसके कारण हैं, वो समझ लेते हैं। तो पहला जो इस पे है वो है, पहला जो इसका पॉइंट है, इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिदम इनटू प्रोग्राम। देखो, ये इसके 3 कारण हैं कि जिसके वजह से ये लॉजिकल एरर आता है। पहला तो है इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिदम इनटू प्रोग्राम। भाई आपने जो एल्गोरिदम सोचा था, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपने कोई एल्गोरिदम सोचा है या कोई एल्गोरिदम आपने लिखा है, और जब उसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो इनकरेक्ट कन्वर्जन, मतलब आपने एल्गोरिदम से प्रोग्राम बनाया लेकिन जो एल्गोरिदम सोचा था उस तरीके का प्रोग्राम नहीं बना, या एल्गोरिदम को जब हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट करा तो वो सही तरीके से नहीं हुआ, मतलब जैसा हम चाह रहे थे एल्गोरिदम में जो हम कर रहे थे वो प्रोग्राम बनाते वक्त वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल एरर इसके कारण। पहली चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम समझ में आई नहीं तो जब सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है आंसर गलत आएगा ना। भाई क्वेश्चन में मुझे कुछ दिया था, क्वेश्चन देखो ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो समझ में हमें आता नहीं करना क्या है, लेकिन करना है ना, करना तो है। तो क्वेश्चन सब भले समझ में नहीं आया लेकिन हम उसको करेंगे, तो यार जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो उसका आंसर जो हम निकालेंगे या जो आउटपुट हमारा प्रोग्राम देगा वो सही तो नहीं देगा, है ना, मतलब लॉजिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होगी। तो ये के कारण ये भी है लॉजिकल एरर होने का कि क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता और हम उसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करा, मान लो कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो उसका कारण क्या है, प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई या प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं चला प्रॉब्लम में करना ही क्या है। ठीक है, तो ये भी कारण है। तो दूसरा कारण ये था। तीसरे की बात करूँ, थर्ड पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है इसका, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ प्रीसीडेंस एंड associativity ऑफ ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट है ना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। देखो,
अब देखो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर का मतलब ये है कि हमें यही नहीं पता कि कौन से वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और कौन से वाले की कम है, और हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी वहाँ पर बताया था डिवीजन बाय ज़ीरो में कि प्रेसिडेंस किस तरीके से काम करता है, जावा में किस तरीके से होता है, तो किसी को वो नहीं पता है और वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, उसने कोड में कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं कि भाई प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा या किसकी कम होगी, तो लॉजिक में गड़बड़ी हो जाएगी ना। फिर वो तो ये सोचेगा कि भाई पहले ये इससे इनटू होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि भाई इनटू की प्रेसिडेंस कम होती है इससे, और वो सोच रहा है कि ये पहले ये सॉल्व होगा जबकि सॉल्व पहले कुछ और होगा। तो उस समय जब हमें यही नहीं पता रहता कि जैसे मैंने कोई ऐसा लिखा है यहाँ पर 2 × 3 + 2 - 8 × 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 3 + 2 - 8 × 4। अब जिसे नहीं पता कि प्रेसिडेंस क्या होती है, तो पहले वो क्या पता ये सोच रहे कि भाई पहले 3 और 2 ऐड हो जाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 × 2 हो जाएगा, फिर उसमें से 8 को माइनस कर लेंगे, फिर 4 से इंटू करेंगे। जिसको नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ। वो मतलब जब क्लैरिटी नहीं है कि प्रेसिडेंस किस तरीके से काम करता है, तो वो तो ये सोच के बैठा है कि भाई पहले ये ऐड होगा फिर इस तरीके से होगा और आंसर मेरा ये आना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंस कुछ और बोलती है और आंसर असल में कुछ और आएगा। तो मतलब यहाँ पर उसके लॉजिक में प्रॉब्लम है, मतलब उसे प्रेसिडेंस क्लियर नहीं है, तो इस कारण जो एरर आएगा वो भी लॉजिकल एरर है। भाई उसने सोचा था कि किस ये आउटपुट ये देना चाहिए, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, और हो असल में कुछ और रहा है क्योंकि उसे प्रेसिडेंस के बारे में नहीं पता। तो जब लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ प्रेसिडेंस होती है तो भी जो एरर आएगा वो क्या होगा, हमारा लॉजिकल एरर होगा। मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊँगा। ऐसी एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, एसोसिएटिविटी तब यूज़ में आती है जब दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस हो जाता है, तो तब हम एसोसिएटिविटी से देखते हैं कि भाई पहले किसको इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इन A, B, C, ठीक है, 3 वेरिएबल बनाए। ऐसे लिखा मैंने A = B = C = 5। पहली बात तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ देख लो, थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा था उसमें हमने अलग अलग उनका यूज़ करा था ऑपरेटर का, कहीं पर डिवाइड का करा था, कहीं ब्रैकेट करा था, कहीं एडिशन करा था। तो अलग अलग जब ऑपरेटर थे तो तब हम सीधा प्रेसिडेंस देखते हैं कि भाई किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो वो पहले इवेल्युएट होगा। यहाँ पर 3 ऑपरेटर का यूज़ करा, तीनों सेम है। तो जब हम ऐसे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो सेम हैं, तो तब हम फिर एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंस से काम नहीं चल रहा, तब हम आएंगे एसोसिएटिविटी पर। तब हम एसोसिएटिविटी से देखते हैं कि भाई पहले होगा क्या। अब एसोसिएटिविटी 2 तरीके से हो सकती है, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब पहले लेफ़्ट वाला इवेल्युएट होगा, बाद में राइट वाला। और राइट टू लेफ़्ट वाले का मतलब ये होता है कि राइट साइड से इवेल्युएट होना शुरू होगा और तब इधर को आएगा राइट टू लेफ़्ट। पहले राइट वाला इवेल्युएट होगा जो ये ऑपरेटर है, फिर लेफ़्ट की तरफ को आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यहाँ पर तीनों सिंबल सेम हो गए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंस से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी एसोसिएटिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंस से काम चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे पता चलेगा कि भाई कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, तो उससे करेंगे। और वो तब काम में आती है जब सिंबल या जब ऑपरेटर अलग अलग हो। जब ऐसे ऑपरेटर आ जाते हैं जो सेम हो, या फिर वो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो तब हम यूज़ करते हैं फिर एसोसिएटिविटी का, ठीक है। तो जब या तो प्रेसिडेंस सेम हो जाए, भले ऑपरेटर डिफरेंट हो, या फिर ऑपरेटर ही सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर ऑपरेटर ही सेम हो गया, तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, एसोसिएटिविटी का। ऐसी अगर ऑपरेटर डिफरेंट हैं, जैसे एक होता है डिवाइड वाला, एक होता है मल्टीप्लाई वाला, तो इनकी भी प्रेसिडेंस है वो सेम रहती है, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये मॉड वाला, तो जब इनकी प्रेसिडेंस सेम रहेगी तो तब हम जब चेक करेंगे तो किससे चेक करेंगे, तब हम एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि भाई पहले इवेल्युएट होगा कौन सा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, जैसे इक्वल टू की मैं बात कर रहा था, तो इक्वल टू की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब सबसे पहले राइट वाला एग्जीक्यूट होगा जो सबसे राइट में है। तो सबसे राइट में क्या है, C = 5। तो यहाँ पर जो 5 है पहले ये C में जाएगा, मतलब C की वैल्यू होगी 5, ठीक है। ऐसी B और A है वेरिएबल, अभी इनमें कुछ नहीं है। एक बार C में होगी 5, उसके बाद राइट टू लेफ्ट बोला था, फिर लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट वाला चलेगा। लेफ्ट में क्या है, B = C, तो B में क्या आ जाएगा जो C में है, C में क्या है 5, तो B में भी आ गया 5। फिर इधर लेफ्ट वाले में आएंगे A = B में क्या था 5, तो A में भी आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इवेल्युएट हुआ, इस तरीके से हमारी एसोसिएटिविटी काम आती है। तो जिसको अगर ये क्लियर नहीं होगा तो उसको जब तो वो कोडिंग करेगा, तो तब अगर कोई एरर आता है इसके कारण, इसकी समझ ना होने के कारण, तो वो एरर तब हमारा कहलाएगा लॉजिकल एरर, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं लॉजिकल एरर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे मैंने कोई एक क्लास बना रखी, क्लास बनाई है टेस्ट
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हुआ ओपन, ये हुआ क्लोज। इसके अंदर मैंने एक, चलो इसको तो हटाओ, यहाँ पर हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसको करो साइड। मैंने एक और फंक्शन बना रखा है यहाँ पर, एक इंट ऐड फंक्शन बना रखा, ठीक है। ये दो वेरिएबल लेता है, इंट ए कॉमा इंट बी। एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर ले रहा है, जो दो वेरिएबल एज पैरामीटर ले रहा है, इंट ए इंट बी। ये इसकी बॉडी है। यहाँ पर मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो जो दो नंबर थे, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ मैं दो नंबर, इंट num1 इक्वल टू, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 5 ले लिया समझाने के लिए, और ऐसे यहाँ पर लिख दिया num2 इक्वल टू 10। इन दोनों को ऐड करना है इसने, तो वैसे हमें पता है ऐड करेंगे क्या होगा, 15 होगा, लेकिन इस मेथड के थ्रू ऐड करवा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया जैसे इंट रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड मेथड को चलाया, इसमें दोनों दे दिए मैंने, num1 कॉमा num2, ठीक है। ये दो वेरिएबल, दो जो थे यहाँ पर num1 num2, इसमें मैंने पास कर दिए। इसको बोलते हैं मेथड कॉल करना। तो ऐड नाम का मेथड मैंने कॉल करा, ये कॉल जैसी होगा तो वो कूद के ढूंढेगा प्रोग्राम में कि कहाँ पर ऐड वाला मेथड बना रखा है, तो मैंने यहाँ बना रखा। इस पर आएगा इंट ए इंट बी, यहाँ पर num1 num2 दिए थे, तो num1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, num2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, मतलब इसमें आया 5, इसमें आया 10। तो मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने इसको एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट सम, ठीक है। सम इक्वल टू, मुझे करना था a प्लस बी। तो सम नाम के वेरिएबल में मुझे क्या करना था, a प्लस बी, a और b को ऐड करना था। a में क्या वैल्यू आई होगी, जो num1 जो पहले वाले में दिया वो पहले वाले में आता है, तो num1 दिया, num1 में क्या था 5, तो 5 आया इसमें a में, 10 आया num2, जो 10 था num2 में था, तो यहाँ से 10 आया इस वाले में, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में दिया है 10, तो सेकंड वाले में आएगा, तो मतलब b में 10 है, a में है 5, तो ये जब ऐड हुए कितना बना, 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15, ठीक है। तो अब मेरे को ये वैल्यू जो 15 आई सब में आ रखी, मेरे को ये रिटर्न करनी है। तो मैंने लिखा रिटर्न, मैंने a लिख दिया, क्या मैंने सही करा, मुझे रिटर्न करनी थी 15 जो मेरा सम आया, और सम किस में आ रहा, सम नाम के वेरिएबल में, लेकिन गलती मेरे से ये होगी, मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया a, तो ये तो मुझसे गलती होगी, ये लॉजिकल एरर हो गया मुझसे, ठीक है। चाह रहा था मैं समय रिटर्न करना, लेकिन हड़बड़ी में मैंने a लिख दिया गलती से। अब जब वो a रिटर्न होगा तो a में क्या है 5, वो 5 आएगा मेरे कहाँ पर, जब ये मेथड चलेगा तो ये चलने के बाद 5 वैल्यू लौटा के देगा, वो रिजल्ट में आएगी, ठीक है। रिजल्ट में आई 5 वैल्यू, फिर मैं आगे इसको अगर प्रिंट करवा रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, किसको, रिज़ल्ट को, तो रिज़ल्ट प्रिंट तो करना चाहिए था 15, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट में कौन सी वैल्यू है, 15 है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट होगा 5। क्यों, कारण ये है कि मैंने यहाँ पर गलती से a रिटर्न करवा दिया सम की जगह। अब ऐसे टाइम पे जब आउटपुट हमारा देखो प्रोग्राम मेरा कंपाइल भी होगा, चलेगा भी, और आउटपुट मेरा आएगा 5। अब हमारा हो गया दिमाग ख़राब, आना तो चाहिए था 15। अब हमने बहुत देखा भाई कहाँ पर गड़बड़ी हो रही, चेक करा, तब जाके बहुत देर में देखने के बाद पता चला a रिटर्न करा। तो याद रखना, लॉजिकल एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, चल भी जाता है, और आउटपुट गलत आता है। तो आउटपुट गलत आ गया तो फिर वो डीबगिंग करना, बग ढूंढना, एरर ढूंढना कि एरर हमने ऐसा करा क्या, मैंने ऐसी गलती कर दी क्या, जो एरर आ रहा है, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है लॉजिकल एरर के टाइम पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि एरर आ कहाँ रहा है, हो क्या रही गड़बड़ी, क्योंकि सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है, बस आउटपुट गलत आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकल एरर को फाइंड करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया रॉन्ग वेरिएबल या गलत वेरिएबल को रिटर्न कर दिया, तो ये भी क्या है, एक लॉजिकल एरर है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो अगला पॉइंट है यूजिंग इंटीजर डिवीजन बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें बोला गया है कि गलती से फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करने की जगह पर अगर हम इंटीजर डिवीजन कर देते हैं तो इससे हमारे आंसर में बहुत बदलाव हो जाता है, आंसर बहुत चेंज हो जाता है। तो ये भी एक हमारा लॉजिकल एरर का पार्ट है, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से वो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने 4 वेरिएबल ले रखे थे w(x,y,z), इनकी वैल्यू थी, देखो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं ये, इंट, और वैल्यू है एक में 5, एक में 7, एक में 9, एक में 4। इसको मैं इनका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऐड करो, तो इनको ऐड करा और कितना नंबर है 4 है, 1 2 3 4 से डिवाइड करा।
तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक जगह मैंने करा है 4.0 से डिवाइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं सही कौन सा है, तो सारे बच्चे या लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे ये वाला ठीक है, वो वाला गलत है, वो 4 से डिवाइड करना था, आपने 4.0 से क्यों करा, ये तो गड़बड़ी हो गई। देखो यही तो गलती कर दी, जो सही तरीका है वो ये वाला है। कैसे, अब वो समझो। जैसे मैंने यहाँ पर चारों को ऐड करा, फिर मैंने इनको 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है भाई, 4 थे तो इनको ऐड करके जो 4 नंबर है उससे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, एवरेज ऐसे निकलता है, जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि दिक्कत क्या हो रही। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो देखो w + x, w कितना था 5, तो ऐसा हुआ 5 + x में है 7 + y में 9 है, z में 4 है, 9 z में 4 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा हुआ। अब ये 5 + 7 कितना हुआ 12, 12 + 9 21, 21 + 4 25, तो ये तो बन गया 25 डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से। अब जो इसका आंसर आएगा, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 × 6 = 24, 24 कितना बचा 1, 10 हुआ, पॉइंट लगाया, 4 × 2 = 8, ये हुआ 8 माइनस कितना बचा 2, 4 × 5 = 20, तो 6.25 होता है। अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं 6.25 आंसर आता है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका आंसर जो मेरे को मिलेगा वो मेरे को 6 मिलेगा। ये तो गड़बड़ी होगी, आंसर आना चाहिए था 6.25 और आंसर आ रहा है 6, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो अभी बताता हूँ हो क्या रहा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके उसका आंसर क्या आएगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ भी ऐसे कुछ होगा, 5794 5794 डिवाइडेड बाय 4.0, ये भी ऐड होगा तो क्या बना 25 डिवाइडेड बाय 4.0। और लेकिन इसका आंसर जो आएगा, बताना ज़रा क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 4.0, ठीक है। इसका आंसर जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 6.25, इसका आंसर मेरे को मिल रहा है 6.25। अब ऐसा क्यों हुआ और आंसर सही कौन सा है, देखो अगर हम सही की बात करें तो मोर एक्यूरेट ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है ना। अब ऐसा हुआ यूँ, इसका कारण ये है, यहाँ पर हमने करा इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन ये क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर जो ये नंबर थे सारे इंटीजर थे, तो अगर तुम इंटीजर नंबर को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हो, मतलब पॉइंट नहीं रखते उसमें, तो जब ये आंसर, ये जो जावा का कंपाइलर होता है ये सोचता है, ये समझ जाता है कि आप इंटीजर डिवीजन कर रहे हो, तो जब ये आंसर निकालता है ना, तो ये पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है, ये इंटीजर वैल्यू देता है। तो आंसर भले ही यहाँ पर सॉल्व हो गए 6.25 आ रहा था, लेकिन इसने 0.25 को हटा के 6 दे दिया, समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पर जब हम नीचे 0.0 लिखते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर नीचे अगर डिवाइड करते वक्त पॉइंट वाला नंबर दे दिया, डेसिमल नंबर दे दिया, तो कंपाइलर समझ जाता है कि अब यहाँ पर इंटीजर डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना है, यहाँ पर हम डेसिमल वाले नंबर से क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो उस समय ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को भी हमें देता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ एवरेज निकालने के लिए कौन सा सही है, तो वो वाला तरीका सही है, ठीक है। तो याद रखना, कभी प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है एवरेज निकालने की तो इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है यूजिंग ऑपरेटर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे हमने बात कर ली पहले से, लेकिन एक बार फिर से ध्यान से यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी नहीं समझे हैं और क्वेश्चन करने बैठे हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। किस तरीके से वो देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 वेरिएबल लिए है, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई बाय जेड, और यहाँ भी वही कर रहे हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड, बस यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ज़रा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक्स की वैल्यू है 10, 10 प्लस वाई की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय जेड, जेड की वैल्यू है 2। और यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई 10 + 2 डिवाइडेड बाय जेड, वो भी है 2, ठीक है। तो इस तरीके से बना है हमारा। अब यहाँ पर देखो अंतर कितना पड़ जाता है प्रेसिडेंस से, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर था प्लस और डिवाइड, तो हमें बताया कि प्लस और डिवाइड में डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, मतलब डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा। ये आपको मैंने बॉर्ड मास वाला तरीका बता रखा, वहाँ से भी याद आप रख सकते हैं। पहले 2 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 × 2, तो ये तो बना 1 और 10 प्लस ऐसे ही रहा। ये फाइनली सॉल्व होकर कितना बना 11, 10 + 1 हुआ 11, ठीक है। तो आंसर जो मेरा आया आखिरी में वो आया 11। अब ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यहाँ पर हमने क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है।
तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला जब सॉल्व होगा तो 10 + 2 कितना होगा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 2 6 12। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 6, यहाँ पर आंसर आ रहा है 11, जबकि सब कुछ सेम था। यहाँ भी x + y डिवाइडेड बाई z था, यहाँ भी x + y डिवाइडेड बाई z था, लेकिन हमने ब्रैकेट लगा के प्रेसिडेंस चेंज कर दी। तो प्रेसिडेंस चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आप पेपर में ये करना चाह रहे हो और आपने कर ये दिया, ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो आंसर में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, या कोड लिखते वक्त बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मान लो मैं चाह रहा था आउटपुट 6 आए और 11 गया, तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर इसमें कर दिया है, कहीं ना कहीं मेरे लॉजिक में गलती है। और वो गलती कहाँ है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया। आ रहा ना बात समझ में, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट देखेंगे हम इसमें, जो है हमारा डिस्प्लेइंग रॉन्ग मैसेज। डिस्प्लेइंग रॉन्ग मैसेज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा, कोड में मैं क्या करवाना चाह रहा था, एवरेज प्रिंट करवाना चाह रहा था कैलकुलेट करने के बाद। तो मैंने एवरेज कैलकुलेट करी, उसके बाद आखिर में प्रिंट करवाना था मैंने द एवरेज इज़, और आगे जो भी एवरेज थी। और गलती से लिखते वक्त मुझसे ये गलती होगी कि मैंने द एवरेज इज़ लिखने की जगह पर द सम इज़ लिख दिया। तो आउटपुट में लिखा आएगा द सम इज़ और आगे एवरेज वाली वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। तो इस समय जो मैसेज था हम डिस्प्ले करवा रहे रॉन्ग मैसेज, ठीक है। हमसे गलती होगी, हमने रॉन्ग मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो ये भी एक तरीके का लॉजिकल एरर है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो ये है हमारे तीनों टाइप के एरर हमने देख लिया, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, और बहुत डिटेल में इनको हमने समझ लिया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भैया हमारे तीनों एरर होते क्या हैं, तीनों में कौन कौन से कैटेगरी आती है, कौन से वाले एरर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे। तो ये सब आपके समझ में आ चुका होगा।